नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड के कुमाऊं में बीजेपी में बड़ी हलचल है। खासकर हल्द्वानी में कई नेताओं को यह चिंता सता रही है 2027 आने तक उनकी राजनीतिक जमीन छिन जाएगी। इसीलिए पूरा जोड़तोड़ शुरू हो गया है। बात हल्द्वानी से शुरू करते। हल्द्वानी में मेयर पद के लिए सपा के उम्मीदवार शोएब अहमद ने जैसे ही अपना नामांकन वापस लिया, इसके तुरंत बाद ही कुछ चर्चाएं शुरू हो गई। राजनीतिक गतिविधियों के गुणा भाग का हिसाब रखने वालों ने दो बातें करनी शुरू कर दी। पहली बात, अब बीजेपी के लिए चिंता पैदा हो जाएगी मेयर के इस चुनाव में, क्योंकि हल्द्वानी नगर निगम में आने वाले करीब 40,000 मुस्लिम वोटर एक साथ आकर एकजुट होकर बगैर बटे कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। अब मुस्लिम वोटर कांग्रेस के ललित जोशी और शोएब अहमद के बीच में नहीं बटेंगे। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, शोएब का मैदान से हट जाना बीजेपी के लिए अच्छी ही खबर है। मुकाबला आमने सामने का हो जाएगा। हिंदू वोटर के पास ये संदेश जाएगा कि मुस्लिम एकजुट होकर वोट कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, तो हिंदू वोटर को भी एकजुट होकर बीजेपी के लिए वोट करना चाहिए। यह जरूरी हो गया लगता है। बीजेपी इस तरह के संदेश अपने लोगों तक पहुंचाएगी, जिसका असर दिख सकता है। लेकिन इन दोनों ही तरह की बातें करने वालों के अलावा एक तीसरा भी सच है, और सच यह है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। इस बार हल्द्वानी में चुनाव का परिणाम मुस्लिम वोटर तय नहीं कर रहा है। शोएब अहमद भी मैदान में रहते तो भी मुस्लिम वोटर बटने वाला नहीं था। वो पहले भी बहुत कम बटता रहा है। शोएब का हटना कांग्रेस के लिए एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर है, मनोवैज्ञानिक बढ़त है। केवल इतना कह सकते हैं, हल्द्वानी में मुस्लिम वोटर हर बार कांग्रेस को ही जाता है। शोएब अहमद और अब्दुल मतीन सिद्दीकी वहां पर बहुत बड़े राजनीतिक फैक्टर ना पहले थे और ना इस बार थे। यह दोनों को पता भी है, इन दोनों नेताओं को, कि उनकी हल्द्वानी में वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर मेयर का इलेक्शन हो, इनकी बहुत ज्यादा वहां जीत की या इनकी बहुत ज्यादा राजनीतिक कैरियर की संभावनाएं तो नहीं है। हल्द्वानी में चुनाव परिणाम तय करने में हर बार बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो बीजेपी और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है। आप दो कांग्रेस के और दो बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों पर गौर कीजिए। बात कांग्रेस की करें तो हल्द्वानी में मेयर के इस चुनाव में यशपाल आर्य की इस बार बड़ी दिलचस्पी है, और यह जो चुनाव लड़ा जा रहा है, ललित को जो टिकट मिला है उसमें यशपाल आर्य की एक बड़ी भूमिका भी है। खबरें तो कुछ ऐसी भी है कि शोएब को मैनेज करने में यशपाल आर्य ने बड़ी भूमिका निभाई है। यदि कांग्रेस के उम्मीदवार ललित जोशी जीतते हैं तो हल्द्वानी की राजनीति में यशपाल आर्य का हस्तक्षेप और अधिक बढ़ जाएगा, सुमित हृदय से अधिक हो जाएगा। वो अभी भी सुमित से अधिक बड़े नेता है कांग्रेस में, अगर कुमाऊं को लेकर देखें तो हल्द्वानी में भी। लेकिन ललित के मेयर पद के उम्मीदवार बनाने से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में कुछ बदलाव आने शुरू हो गए हैं। 2027 के लिए यशपाल आर्य हल्द्वानी में विधायक के उम्मीदवार को टिकट तय करवाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। जिस तरह से कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण इस वक्त प्रदेश लेवल पर, राज्य लेवल पर भी चल रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो कर्ण मेहरा, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य कांग्रेस की राजनीति में एक बड़े मजबूत होते जा रहे हैं लगातार। अभी जो कुछ घटनाएं सामने आई है आप उनको भी देखेंगे तो हरीश रावत खेमा थोड़ा पीछे हटता हुआ दिख रहा है, उनकी इस बार इतनी चली नहीं है। इस वक्त भी यशपाल आर्य कुमाऊं के सबसे बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दलित चेहरे के तौर पर खटीमा से लेकर और पिथौरागढ़ तक कांग्रेस के अकेले वो ही एक ऐसे चेहरे हैं जो हर जगह अपने पक्ष में समर्थन रखते हैं, जहां हर जगह उनके समर्थक मौजूद है। अब दूसरी बात पर आते हैं। किसी भी दल में टिकट के सबसे मजबूत दावेदार के लिए दो मानक होते हैं। एक, उसकी संगठन में शीर्ष पर बैठे लोगों तक पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो टिकट लेकर आ जाए, और दूसरा यह, यदि संगठन टिकट देने में आनाकानी करे तो निर्दलीय उतरकर समीकरण बिगाड़ने की हैसियत रखनी चाहिए। जमीन पर कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों के बीच में इतनी राजनीतिक हैसियत होनी चाहिए कि जो शीर्ष पर बैठा हुआ नेतृत्व है किसी भी दल का, उसको ये चिंता हो कि अगर निर्दलीय मैदान में उतर गया तो चिंता पैदा हो जाएगी। आप खुद ही सोचिए, क्या सुमित हृदय इस वक्त हल्द्वानी में निर्दलीय लड़कर कोई निर्णायक वोट हासिल करने की हैसियत में है बगैर कांग्रेस के समर्थन के? इसीलिए यह तय ही मानिए कि सुमित हृदय ललित जोशी के साथ खड़े हुए हैं। यह उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है। अब आते हैं बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर। बीजेपी में अंदरूनी हालात कांग्रेस से भी अधिक जटिल है।
हल्द्वानी मेयर का पद ओबीसी इसलिए किया गया था ताकि बंशीधर भगत और जोगेंद्र रौतेला के कद को आगे बढ़ने से रोका जा सके, लेकिन गजराज सिंह बिष्ट ने बीच में आकर समीकरण ही गड़बड़ा दिए। अब हल्द्वानी बीजेपी में 3 लाइनें खिंची हुई है। एक पर गजराज सिंह बिष्ट खड़े हुए, दूसरी पर बंशीधर भगत, जोगेंद्र रौतेला और उनका खेमा खड़ा हुआ है, और तीसरी वो है जो हल्द्वानी में मेयर का पद ओबीसी करवाने की सिफारिश लेकर मुख्यमंत्री सीएम के पास, मुख्यमंत्री धामी के पास गए थे। इन मौजूदा समीकरणों में यदि बंशीधर भगत और जोगेंद्र रौतेला को अपनी आगे की राजनीति को किसी संकट में आने से बचाना है तो गजराज सिंह बिष्ट की लाइन पर आकर खड़ा ही होना होगा। यह एक तय सी बात है। वैसे तो गजराज की जीत के लिए सच्ची मेहनत करने के बाद भी हो सकता है बंशीधर भगत और जोगेंद्र रौतेला के लिए बीजेपी में बदले हुए समीकरण में कोई सुधार ना आए। मुझे लगता है हल्द्वानी में गजराज सिंह बिष्ट हारे या जीते, बीजेपी में लाइनें 2 ही खड़ी रहने वाली है। एक गजराज सिंह बिष्ट के आसपास के जो लोग हैं और दूसरा वो जो नवीन वर्मा की बीजेपी में ज्वाइनिंग के वक्त मंच पर मौजूद दिखे थे और मीडिया के कैमरे की जद में आए थे। हालांकि एक सच यह भी है कि इन लोगों में से भी 1-2 पर चिंता के बादल घिरते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इस चुनाव के बाद एक आध पर गाज गिर जाए। अब आप इस वीडियो पर गौर कीजिए। यह वीडियो हल्द्वानी में बीजेपी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के वक्त का है। इसमें कार्यालय के उद्घाटन रिबन को काटने के लिए सांसद अजय भट्ट, विधायक बंशीधर भगत और विधायक मोहन सिंह बिष्ट, जोगेंद्र रौतेला जैसे और भी कई सारे नेता तत्पर हैं। नेताओं की इस भीड़ में जो भी वो लोग हैं जिनकी इस बार टिकट वितरण में या फिर किसी भी मामले में देहरादून में कोई सुनवाई नहीं हुई, वे देहरादून में डेरा जमा कर तो बैठे रहे लेकिन उनकी कहीं चली नहीं है। इन लोगों का गजराज सिंह बिष्ट के साथ खड़ा होना मजबूरी है। राजनीति में जरा सी दिलचस्पी रखने वाला भी ये जानता है हल्द्वानी को लेकर इस वक्त की बंशीधर भगत और उनकी लोबी को हल्द्वानी में बड़ा झटका तो लग ही चुका है। इसीलिए यह जो रिबन पकड़ने की होड़ वीडियो और तस्वीरों में दिख रही है, यह इसलिए दिख रही है यदि गजराज हार गए तो पड़ताल की जाएगी कि भीतरघात के कारण कौन कौन बने हल्द्वानी में बीजेपी में, और उस पड़ताल में जिसका नाम जिसका चेहरा आ जाएगा उसकी राजनीति चिंता में पड़ ही जाएगी। बीजेपी के समीकरण इस वक्त हल्द्वानी में इतने सुलझे हुए नहीं है जितने दिख रहे हैं। कुछ मजबूरी में साथ खड़े हैं, कुछ के पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसीलिए साथ में खड़े हुए हैं। वैसे भी चुनाव आखिरी के 5 दिन में लड़ा जाता है। वोटिंग 23 जनवरी को है, इसीलिए अभी समय बहुत बाकी है। अगले वीडियो में रुद्रपुर और डीडी हाट की बात करेंगे क्योंकि इन दोनों जगह पर भी कुछ स्थापित चेहरे चिंता में आते हुए दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।